अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आपका शुक्रिया आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की पहले अस्करी मैदान में, फिर सफारती मैदान में और अब शायद मुज़ाकरात के मैदान में भी शिकस्त और हतमी शर्मिंदगी का वक्त आया चाहता है। उधर सऊदी अरब ने भी सीधी सीधी झंडी दिखा दी और सऊदी अरब के साथ कतर भी पहले उसी लाइन में था और अब कुवैत भी अमरीका को आंखें दिखाने पर उतर आया है। मार्का हक के हवाले से जहां हमारी पाकिस्तानी कौम का 1 साल मुकम्मल होने पे मुबारकबाद का हक बनता है, वहां मार्का ना हक भी एक पाकिस्तान में जारी है। उसके हवाले से किसको मुर्दे इल्जाम ठहराना है और किसकी मुजम्मत करनी है, इसका भी जिक्र करेंगे। और फिर पीटीआई के जियाले क्या सुहेल अफरीदी के बुलंदो बांग नए दावों पर यकीन करने के लिए तैयार हैं या नहीं, और पीटीआई को फंडिंग का क्या मसला दरपेश है। और ये फंडिंग का मसला पीटीआई का नहीं, इस मैंडेट चोर हुकूमत का भी है, लेकिन इस मैंडेट चोर हुकूमत ने बताया जाता है कि एक अनोखा हल तलाश कर लिया है इस फंडिंग के मसले से निपटने के। और फिर वक्त बचा तो इस मैंडेट चोर हुकूमत के कुछ लल्ले तरल्ले और कैनेडियन साथियों के लिए, कनाडा में रहने वाले लोगों के लिए सेंसस 2026 के हवाले से एक गुजारिश भी आज के व्लॉग में शामिल होगी। और आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बेहतरी की बात करते हैं। हम ना राइट ना लेफ्ट, ना मुस्लिम लीग, ना पीपल्स पार्टी, ना पीटीआई। हाँ, हमारी गुफ्तगू से कभी कभी आपको लगता होगा कि शायद हम प्रो इमरान खान हैं या हम इमरान खान के हमायती हैं। नहीं, हम किसी सियासतदान के ना हमायती हैं ना हो सकते हैं। हाँ, अलबत्ता जिसके साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, जो 1000 दिनों से पाबंदे सलासल है और ना हक पाबंदे सलासल है, उसके लिए आवाज उठाना तो हमारे हक बनता है। और शायद हम सिर्फ अपना सहाफती हक अदा कर रहे हैं, इससे ज्यादा हमारा कुछ लेना देना नहीं पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ। और हम बार बार ये बात दोहराते हैं कि कल जब इमरान खान जेल से रिहा होंगे, इलेक्शन जीतने के बाद इक्तदार में आ गए, तो सबसे पहले उन पे तनकीद करने वालों में आगे आगे हम होंगे। और अब चलते हैं आज के मौज़ूआत की तरफ। अमरीकी मीडिया के जरिए पाकिस्तान तक शिकवे पहुंचाए जा रहे हैं और शिकवे ये हैं कि शायद पाकिस्तान अमरीका की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहा। भाई, हमने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। हमने शर्मुल शेख में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हमायतियों को इकट्ठे किया था, 26 ममालिक के सरबराहान थे या उनके नुमाइंदे थे, उनकी मौजूदगी में हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ठोक के सलूट लगाए और उन सलूट ठोक वज़ीर आज़म के बाद वहां इटली की प्राइम मिनिस्टर ने हैरानगी से अपने मुंह पे हाथ तक रख लिया, जो तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल भी हुई। लेकिन हमारे शहबाज शरीफ तो पीछे नहीं हटे, मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप की खिदमत पर मामूर हैं। और अब ताज़ा तरीन वाकया ये हुआ कि गुज़श्ता रोज जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट की और बताया कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक के कहने पे हम फ्रीडम प्रोजेक्ट अपना मनसूख कर रहे हैं, मुलतवी कर रहे हैं या उससे पीछे हट रहे हैं, तो उस पर दुनिया भर से किसी और सरबराह मुमलिकत ने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया या नहीं। अलबत्ता हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरन ट्वीट करके उनका शुक्रिया अदा। और फिर ऐसे नाहल एहलकार इन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में बिठाए हुए हैं कि उन्होंने एक ट्वीट ऊपर तले 3 बार कर दिया। और अब उन्हें तजवीज़ दिया जा रहा है कि वो जो पहले आपने पहलवान नामी एक नामालूम शख्स रखा हुआ था आपके ट्वीट करने पर, उसने पहले आपको शर्मिंदा होने का एक मौका दिया। अब बताया जाता है कि उस पे गुस्से में आकर शहबाज शरीफ ने कहा था कि पहलवान को कहें मेरे सामने ना आए। अब पहलवान तो बताया जाता है कि साइड पे हो गया है, अब कोई खातून वहां आ गई हैं और वो भी परले दर्जे की नायल हैं कि एक ही ट्वीट उन्होंने 3 बार कर दिया। और फिर जब तनकीद हुई तो फिर उन्होंने फैसला किया कि कौन सा एक ट्वीट रखना है और कौन से 2 रिमूव कर देने। अब इस तरह की नायलियां अगर वजारत उज़्मा, जो पाकिस्तान की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान है, बज़ाहिर चले फॉर्म 47 वाले ही हैं, कम अज कम उनके ट्वीट को तो प्रॉपर तरीके से आप हैंडल कर लें, लेकिन आप नहीं कर पा। दूसरी तरफ सऊदी अरब के बारे में खबर आई है कि सऊदी अरब ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है, क्योंकि सऊदी अरब वाले इस बात को यूं समझ चुके हैं कि ये मुसलमानों को आपस में लड़ाने की जंग है, ये कोई अमेरिका ईरान या ईरान इसराइल जंग। और अब सऊदी अरब वालों ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस रियाद पे मुकम्मल तौर पर अमरीकियों को एक्सेस डिनाई कर दिया और कहा है कि आप हमारी ये एयरबेस ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब सऊदी अरब, जिसका पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा भी हो गया है, पाकिस्तान के 13,000 सोल्जर्स भी सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और 18 हथियारों पर मुश्तमिल एक स्क्वाड्रन भी वहां सऊदीया के दिफा के लिए मौजूद है। और हमारे वजीर खारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बाकायदा मीडिया पे आकर दुनिया को यह बता चुके हैं कि कोई सऊदी अरब की तरफ मैली आंख से ना देखे, क्योंकि हम वहां अलर्ट हैं और हमने हिजाज़े मुकद्दस के डिफेंस का अज़म किया हुआ है। अगर किसी ने सऊदी अरब की तरफ मैली आंख से देखा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जब पाकिस्तान गवर्नमेंट इतने मजबूत इरादों के साथ सऊदीया के साथ खड़ी है तो फिर सऊदीया का अमेरिका को झंडी दिखाना तो बनता है। वेल डन मोहम्मद बिन सुलेमान, आपने बिल्कुल सही किया। दूसरी तरफ कतर भी पहले इनकार कर चुका है अमेरिका को कि आप मजीद हमारी एयर बेसिस इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारी एयर बेसिस इस्तेमाल करने से हमारा डिफेंस तो, हमारा दिफा तो नहीं हो सका कामयाबी से, उल्टा हमें नुकसान हो रहा है। और अब बताया जाता है कि सऊदी अरब और कतर के बाद कुवैत ने भी अमेरिका को बाय बाय कह दिया और कहा है
कि आप हमारी सरजमीन को ईरान पर हमलों के लिए या इस खित्ते में अपनी किसी जंग की हवस मिटाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाजरीन, बात हो जाए अपने वतन अजीज में मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पे बजा तौर पर जश्न भी मनाया जा रहा है और मुबारकबादें भी दी जा रही है पाकिस्तान एयरफोर्स को, पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी पूरी टीम को शाबाश देना, मुबारकबाद देना बिल्कुल बनता है। मार्का हक पे, कामयाबी पे पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद है कि हमने अपने अजली दुश्मन भारत को नाकों चने चबवाए और दुनिया के सामने इंडिया की जैसी जग हंसाई अब हुई, इससे पहले शायद इंडिया की तारीख में किसी हुक्मरान ने, किसी हुकूमत ने और इंडियन अवाम ने ये नहीं देखा। अब जहां हम मार्का हक पे खुशियों के शादियाने बजा रहे हैं, पाकिस्तान भर में अगले 2-3 दिन मुसलसल इस सिलसिले में तकरीबात होंगी और होनी भी चाहिए और हम भी मुबारकबाद देते हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को कि उन्होंने कामयाब दिफा। लेकिन इस मार्का हक के साथ साथ पाकिस्तान में वतन अजीज में एक मार्का नाहक भी जारी है और ये नाहक 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में जिन लोगों को धर लिया गया था इस मैंडेट चोर हुकूमत की तरफ से अपने सियासी अज़ाइम मुकम्मल करने के लिए, उनके सियासी अज़ाइम भी मुकम्मल हुए, हालांकि वो पूरी दुनिया में बेनकाब भी हुए अपने फार्म 47 की जालसाजी के नतीजे में, लेकिन इन्हें इस जालसाजी की कोई परवाह नहीं। इस मार्का नाहक को तो बंद करें। आपने पाकिस्तान में मुसलसल पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी रखा हुआ है। अब भी बाज़ मकामात पे पुलिस वाले लोगों से 9 मई में उनके नाम शामिल करने की धमकी की बुनियाद पे उनसे भत्ता वसूल कर रहे हैं और अपनी दिहाड़ियां बटोर रहे हैं और ये शिकायत जब आला हुकाम तक पहुंचती है तो आला हुकाम आंखें बंद कर लेते, क्योंकि अगर वो 9 मई पे उनके खिलाफ एक्शन लें तो कहीं शिकायत वो कहते हैं कि GSQ ना पहुंच जाए कि ये 9 मई पे एक्शन लेने वालों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। हालांकि वो 9 मई पे एक्शन लेने वाले पुलिस एहलकार और हसास इदारों के एहलकार सिर्फ अपनी दिहाड़ियां बटोर रहे हैं, वरना 9 मई को गुजरे अब बहुत अरसा गुजर चुका है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया है, उन्होंने फैसला सुनाया था कि 45 दिन के अंदर अंदर इस सिलसिले में कानून साजी की जाए कि जिन लोगों को सजाएं सुनाई गई हैं उन्हें अपील का हक दिया जाए। 1 साल गुजर गया, 9 मई के मुल्जमान को अभी तक अपील का हक नहीं सुनाया गया, उनकी सजाएं और उन पर अमल दरामद जारी है। इसलिए इस सारी सूरत हाल में ये जो मार्का नाहक पाकिस्तान में जारी है, इस पे शर्मिंदगी का इजहार किसने करना है? जहां मार्का हक पे आप फख्र का इजहार कर रहे हैं, मार्का नाहक पे शर्मिंदगी के लिए भी किसी को मुख्तस कर दें कि ये मैंडेट चोर हुकूमत जिम्मेदार है इस मार्का नाहक की, या उनके सरप्रस्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट? कोई तो है जो इस मार्का नाहक की बुनियाद पे दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हंसाई और पाकिस्तानियों के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रहा है। क्योंकि आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाले हों, एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले हों या और कोई आलमी इदारे, सबको मालूम है कि पाकिस्तान में मार्का हक के साथ साथ एक मार्का नाहक भी जारी है। अब इस मार्का नाहक के खिलाफ नबर्द आजमा पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन उसकी क्यादत के बारे में पाकिस्तान में ये बात ज़बाने ज़द-ए-आम है कि उनकी दस्तयाब क्यादत में से ऑलमोस्ट 80 to 90% कॉम्प्रोमाइज, बाकी जो बचे उनमें शायद बोलने की इतनी हिम्मत ही नहीं, इच्छा जरूर है। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर KPK सुहेल आफरीदी ने जब पाकिस्तान के अवाम की तरफ से और PTI के कारकुनों की तरफ से उन पे हद से ज्यादा तनकीद होने लगी तो उन्होंने गुज़श्ता रोज एक जलसे के दौरान, हालांकि जलसा मानसेरा KPK में हो रहा था, उन्होंने पगड़ी बलोची पहनी हुई थी और खिताब उनका ऐसा था कि शायद साबिक चीफ मिनिस्टर KPK अली अमीन गंडापुर की याद ताजा हो। वो क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। मैं आज भी कहता हूं कि तमाम लीडरशिप बैठे एक फैसला करे, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं सबको बिठाने की। मैं आज भी कहता हूं कि बैठे फैसला करे, डी चौक जाना है फैसला करे, घरों में बैठ जाए, फिर मैं लीड करूंगा, मैं अपनी कौम को लीड करूंगा, मैं आपको डी चौक पहुंच कर दिखाऊंगा। अब ये सुहेल खान आफरीदी इतने जज्बाती तकरीर लबो लहजे में दावे कर रहे हैं कि मैं डी चौक पहुंच कर दिखाऊंगा। हजूर, डी चौक पहुंच जाना कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं। डी चौक तो अली अमीन गंडापुर भी पहुंच गए थे, बुशरा बीबी भी पहुंच गई थी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्होंने किया क्या? आप ये बताएं कि आप डी चौक पहुंचेंगे क्योंकि आपने खुद तो नहीं जाना, पाकिस्तान के अवाम की भरपूर हमायत से जाना है और पाकिस्तान के अवाम में इमरान खान की मकबूलियत के जोर पे आपने वहां लोगों को लेकर जाना है। वहां पहुंचने के बाद आपका लाहे अमल क्या होगा? आप वहां पहुंचने के बाद क्या करेंगे ये बताएं। पहुंचना कोई बहादुरी नहीं, पहुंचे तो अली अमीन गंडापुर भी थे। एक बार वो 12 इजला क्रॉस करके वापस पेशावर पहुंच गए, दूसरी बार उनका पता ही नहीं चला उनका क्या हुआ और लोग वहां 26 नवंबर के कत्ले-आम में अपनी जानों का नजराना पेश करते रहे और क़यादत वहां से गायब हो गई। इसलिए अली अमीन गंडापुर के बाद अब ये अली अमीन गंडापुर 2 ना कहीं साबित ना हो। अब इसलिए लोग सुहेल खान आफरीदी के इस तुंदो तेज लबो लहजे पे भी शक का इजहार कर रहे हैं कि कहीं वो अली अमीन गंडापुर 2 ना साबित हो। आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं
कि क्या सुहेल खान आफरीदी के इस नए झांसे में पीटीआई के वर्कर और पाकिस्तान के अवाम आएंगे या नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और मसला दरपेश है और इसका इजहार उनके अपने सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कर रहे हैं। आपका हुक्म है कि पार्टी में फंडिंग जो है वो पार्टी के अंदर से हो। हमने एक निज़ाम वज़ा किया है सेनेटर्स के लिए, कौमी असेंबली के मेंबरान के लिए, सूबाई असेंबली के मेंबरान के लिए, जो तनख्वाह उनको मिल रही है सरकार से, और ये बड़ी तनख्वाह है। जब इलेक्शन हुए थे तो तनख्वाह कम थी, अब 5.5 लाख रुपए माहाना से ज्यादा है। उसमें से सिर्फ 50,000 रुपये पार्टी फंड में जमा कराए जाएं, वो भी नहीं हो रहा। तमाम पार्लियामेंटेरियन ये नहीं कर रहे। एक तादाद कर रही है लेकिन एक बड़ी तादाद ये नहीं कर रही। इसकी वजह से भी हमें मुश्किलात दरपेश आती हैं। ये तमाम ऐसे मामलात हैं जिनको अब हमें सामने लाना होगा और खुद के बात करना होगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग का भी मसला दरपेश हो गया है। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल हैं और ये दुख के साथ इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान ने कहा था कि पार्टी के अंदर से फंडिंग का सिलसिला शुरू करें, इधर उधर मत देखें। और अंदर का तरीका उन्होंने ये बताया कि तमाम MNAs, MPs और सेनेटर्स अपनी हर माह की तनख्वाह में से 50,000 पार्टी फंड्स में दें, और वो कहते हैं वो नहीं दे रहे। अब अगर इतने जिम्मेदार लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आला तरीन ईवानों में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर वो भी इमरान खान की दी हुई हदायत के मुताबिक 50,000 रुपया हर महीने अपनी तनख्वाह में से पार्टी को देने के लिए तैयार नहीं, तो फिर कैसी पार्टी और कैसी तंजीम। और हाँ, याद आया, इससे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो करोड़ों रुपए महाना ओवरसीज पाकिस्तानियों से उनके पार्टी फंड और मेंबरशिप फीस की मद से भेजा जा रहा था। अब OIC के सेक्रेटरी जनरल सजाद बरकी अगर उन्हें वक्त मिले तो वो इस बात की वजाहत कर दें कि अब तक ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, ऑन एवरेज $60 सालाना फीस उनसे मेंबरशिप की ली जाती थी, और वो इकट्ठी करके तमाम दुनिया भर के चैप्टर्स में से जो PTI के चैप्टर्स हैं वहां से पाकिस्तान पार्टी को भेजी जाती थी। उसका क्या हुआ? अगर वो पैसे जाने रुक गए हैं तो फिर सजाद बरकी एंड कंपनी क्या कर रही है? अब ये फंडिंग का मसला सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की अपोजिशन की मकबूल तरीन जमात को ही नहीं दरपेश, बल्कि इस मैंडेट चोर हुकूमत को भी फंडिंग का मसला है। और बताया जाता है कि उन्होंने इस फंडिंग का एक अनोखा तोड़ निकाला है। इस्लामाबाद से बाकायदा अब ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि इस मैंडेट चोर हुकूमत ने प्लान ये बनाया है कि कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू के जो बिल्डिंग है वहां बैठे लोगों से लेकर, क्योंकि वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन गई, उसे वापस लेकर CDA होटल में कन्वर्ट करना चाहती है, क्योंकि ये अलाटी होटल के लिए की गई थी। अब होटल के लिए भी जो नाम सामने आ रहा है वो ये बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर को ये अलाट किया जाएगा और वो यहाँ 7 स्टार होटल बनाए। अब अगर जैरेड कुशनर जैसी बड़ी तगड़ी पार्टी पाकिस्तान में जाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो फिर आप ये समझ लें कि ये फंडिंग के मसले से निमटने की कोई चाल ही है। और वहां अगर मोहसिन नकवी इतना जोर लगा रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के चहेतों अबसार आलम जैसे और नसीम जहरा जैसे लोगों को भी नहीं बख्शा जा रहा और उन्हें भी हम ठोक कर मैदान में आना पड़ रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि मोहसिन नकवी को कहीं से हदायत है और वो जो हदायत है उसमें जैरेड कुशनर एंड कंपनी को ही शायद फायदा पहुंचाना मकसूद हो। और नाजरीन, खबरें तो और भी हैं लेकिन ये व्लॉग यहाँ ही खत्म करते हैं। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और पंजाब गवर्नमेंट के कुछ अनोखे फैसलों, सेंसस 2026 कनाडा और पाकिस्तान की मजमूई इक्तिसादी सूरत हाल पे गुफ्तगू के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफिज।